हम लोग आज पढ़ेंगे ब्याज और ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत। जी सर। ठीक है। और एक बात जानिए, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले एक प्रश्न जो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछे हैं, हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे। अगर आप लोग उसका जवाब जानते हैं तो बताइएगा, नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे। इसके बाद फिर हम लोग ब्याज और ब्याज की तरलता पसंदगी का सिद्धांत शुरू करेंगे। ठीक है। प्रश्न है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जब नियम आप लोग पढ़ते हैं तो उस नियम में अन्य बातें समान रहने पर ये शब्द या ये वाक्यांश प्रयोग किया जाता है। ये अन्य बातें समान रहने पर का क्या मतलब है? अन्य बातें समान रहने का मतलब कि उससे संबंधित जो नियम लागू होता है उस नियम के रहते हुए, जैसे अन्य बातें समान रहने पर का मतलब एक शब्द में जानिए उस नियम की मान्यताओं से होता है। जी ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग मांग का नियम पढ़ते हैं, जी, तो मांग का नियम में बोलते हैं हम लोग कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। ठीक है। यहाँ अन्य बातें समान रहने का मतलब है मांग के नियम की मान्यताएं। मान लीजिए हम लोग केन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो केन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ने के क्रम में वाक्यांश शुरू में आता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ेगा उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ेगा, और आय जीरो हो जाएगा तो उपभोग जीरो नहीं होगा। ये केन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है। लेकिन शुरू में शब्द जोड़ा गया अन्य बातें समान रहने। तो एक लाइन एकदम क्लियर कट जान लेना है कि अन्य बातें समान रहने पर का मतलब उस नियम की मान्यताओं से। ठीक है। अब चलिए हम लोग लौटिए। प्रश्न है हम लोगों का कि ब्याज क्या है और ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास जानकारी है तो आप बता दीजिए कि ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिए कौन, इसका प्रतिपादन कौन किए? केन्स की। बिल्कुल सही जवाब है कि ब्याज का जो तरलता पसंदगी का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन केन्स महोदय ने किया। ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग तरलता पसंदगी के सिद्धांत पर आने के पहले हम लोग एक संक्षेप में चर्चा करें कि आखिर इंटरेस्ट है क्या, ब्याज क्या चीज है। हम लोग ब्याज के संदर्भ में बहुत सारी बातें जानते हैं। कोई ये कह सकता है कि पूंजी के प्रयोग के बदले में ब्याज मिलता है। आप बोल सकते हैं कि ब्याज प्रबंध की लागत है। आप अगर किसी को पैसा देते हैं उधार के रूप में, या आप कारोबार करते हैं उधार देने का, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना होता है, आपको स्टाफ रखना होता है, ठीक, आपको ऑफिस रखना पड़ता है। तो प्रबंध की लागत भी है ब्याज। कोई ब्याज के बारे में ये कहता है कि नहीं ये तरलता के त्याग का पुरस्कार है, ब्याज जोखिम उठाने के कारण भी मिलता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं ब्याज के संदर्भ में। और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि ब्याज को मोटे तौर पर हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक कुल ब्याज और दूसरा शुद्ध ब्याज। ठीक है। शुद्ध ब्याज और कुल ब्याज में अंतर क्या है? शुद्ध ब्याज का मतलब है कि सिर्फ पूंजी के प्रयोग के बदले में शुद्ध ब्याज मिलता है। क्लियर है? पूंजी के प्रयोग के बदले में जो ब्याज मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे शुद्ध ब्याज। लेकिन कुल ब्याज शुद्ध ब्याज से अधिक होता है। कुल ब्याज ग्रेटर देन शुद्ध ब्याज। क्लियर? ये बात समझ में आता है आप लोगों को? या आप ये भी कह सकते हैं कि जो शुद्ध ब्याज है वह कुल ब्याज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है। कुल ब्याज में ही शुद्ध ब्याज जुड़ा हुआ रहता है। कुल ब्याज का मतलब है कि वह ब्याज जो बहुत सारे कारणों से उत्पन्न हो रहा है, जैसे जोखिम उठाने के कारण, सिर्फ पूंजी के प्रयोग के कारण नहीं, जोखिम उठाने के कारण भी हम लोगों को ब्याज मिलता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जोखिम भी दो तरह का होता है, एक व्यक्तिगत जोखिम और
और दूसरा व्यवसायिक जोखिम। हम लोग कुल ब्याज के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कुल ब्याज शुद्ध ब्याज से ज्यादा होता है। हम लोग ये चर्चा किए कि सिर्फ पूंजी के प्रयोग के बदले में नहीं, बल्कि जोखिम उठाने के कारण भी कुल ब्याज की उत्पत्ति होती है। फिर हम लोग चर्चा किए कि जोखिम दो तरह का होता है, एक व्यापारिक जोखिम और दूसरा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जोखिम का उदाहरण है विजय माल्या को बैंक कर्ज दिया होगा, उस टाइम बैंक को भी लगता होगा कि ये लौटा देगा, नहीं, लेकिन विजय माल्या उस पैसा को लेकर के भाग गया। ये व्यक्तिगत जोखिम का उदाहरण है। आपका नियत कब बदल जाएगा, ठीक है, आप अभी ईमानदार हैं, कर्ज लौटाते समय ईमानदार रहिएगा कि नहीं रहिएगा, इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत जोखिम। क्लियर? व्यवसायिक जोखिम का मतलब है कि आप किसान को उधार दिए थे, किसी किसान को आप कर्ज दिए, किसान ईमानदार है, लेकिन सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, परिस्थिति तो किसान चाह करके भी ऋण को लौटाने नहीं सकेगा। ये उदाहरण है व्यवसायिक जोखिम का। आप किसी कोचिंग संचालक को कर्ज दिए, कोरोना काल में कोचिंग बंद हो गया, अब बताइए वो बेचारा लिया हुआ कर्ज नहीं लौटाने सकेगा। ये व्यक्तिगत जोखिम नहीं है, ये व्यवसायिक जोखिम है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि कुल ब्याज जो है वह शुद्ध ब्याज से ज्यादा होता है। हम लोग ये भी चर्चा किए कि जो कुल ब्याज की उत्पत्ति है वह जोखिम उठाने के कारण भी होता है। दूसरी बात, जो कुल ब्याज है ये प्रबंध की लागत भी है। कुल ब्याज हमको जो मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है, ये प्रबंधन की लागत के कारण भी मिल रहा है। आप अमरेश सर हमको 5 लाख रुपया कर्ज दिए, इंटरेस्ट पर आप हमको 5 लाख रुपया कर्ज दिए, आप हमको एक मुश्त 5 लाख रुपया दे दिए, लेकिन वो 5 लाख रुपया लौटाने में आपको हमारे पास 50 बनाना पड़ेगा, अपना स्टाफ को हमारे पास 20 बार भेजना पड़ेगा, नहीं, और एक बार हम देंगे 1 लाख, एक बार देंगे 1.5 लाख, नहीं, हिसाब किताब रखने के लिए आपको ऑफिस रखना होगा, नहीं, पूरा एक सिस्टम बनाना होगा। तो ब्याज का कारोबार करने के लिए आपको प्रबंधन भी करना होगा, मैनेजमेंट भी करना होगा, और मैनेजमेंट करने में आपको खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग देखें कि जो कुल ब्याज है वो जोखिम उठाने के कारण भी मिला, कुल ब्याज जो है प्रबंधन की लागत के कारण भी मिला, कुल ब्याज पूंजी के प्रयोग के कारण भी मिला, और कुल ब्याज की उत्पत्ति पूंजी में पाए जाने वाले सीमांत उत्पादकता के गुण के कारण भी होता है। जैसे आपसे हम अगर 2 लाख रुपया कर्ज लिए और वह 2 लाख रुपया हम किसी व्यवसाय में लगाए, तो हमको उस 2 लाख रुपया से सिर्फ 2 लाख रुपया नहीं आएगा जी। हो सकता है कि हम उससे 2.5 लाख रुपया कमाएंगे। तो जो पूंजी की जो मार्जिनल इफिशियंसी है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के कारण, पूंजी के सीमांत उत्पादकता के कारण भी ब्याज की उत्पत्ति होती है। तो कुल ब्याज के संदर्भ में हम लोग ये चर्चा किए कि कुल ब्याज शुद्ध ब्याज से ज्यादा है, ये प्रबंधन के लागत के कारण भी मिलता है, जोखिम उठाने के कारण भी मिलता है, पूंजी के प्रयोग के कारण भी मिलता है, और पूंजी के सीमांत कुशलता या पूंजी के सीमांत क्षमता के कारण भी मिलता है। क्लियर? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुल ब्याज इक्वल टू प्रबंध की लागत, बताइए, जोखिम का पुरस्कार, पूंजी के प्रयोग की कीमत, ठीक है, और एक बात आप बोल सकते हैं प्लस शुद्ध ब्याज। क्या कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज जुड़ा रहेगा, प्रबंधन की लागत भी जुड़ा हुआ रहेगा, व्यवसायिक जोखिम भी जुड़ा रहेगा, पूंजी के प्रयोग की कीमत भी जुड़ा रहेगा, और मार्जिनल एफिशिएंसी सर, पूंजी की सीमा हम लोग देख लिए, है ना। अब देखिए यहाँ समझना है कि हम लोग ब्याज के बारे में तो एक बेसिक बात जान लिए, कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज के बारे में बात हम लोग समझ गए। विशाल समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। ये दिक्कत है, ये सारी बातें एकदम क्लियर कट है। तो अब देखिए समझना ये है हम लोगों को कि ब्याज के निर्धारण के संबंध में अलग अलग टाइम में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। जैसे ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, ब्याज का तरलता पसंदगी का सिद्धांत,
आज जो हम लोगों का 30-40 मिनट है ये एकदम ब्याज के तरलता पसंदगी के सिद्धांत पर केंद्रित रहेगा। हम लोग आज ब्याज के तरलता पसंदगी के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि ब्याज का तरलता पसंदगी का सिद्धांत कौन दिए, तो केन्स दिए। और हम लोग ये बात जानते हैं कि केन्स की एक विश्वविख्यात किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब में केन्स ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत दिए। क्लियर? जब इतनी बात आप जानते हैं तो आप ये भी बात जानते हैं कि यह किताब 1936 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1936 में केन्स की यह किताब प्रकाशित हुई थी। और केन्स के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग ये रखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी अर्थशास्त्री का है, किसी अर्थचिंतक का है, तो केन्स का है। केन्स का समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में बहुत महत्व है। भले ही रैगनार फ्रिस्ट 1933 में इकोनॉमिक्स को व्यष्टि और समष्टि के रूप में बांटे थे। कब बांटे थे? 1933 में। व्यष्टि और समष्टि के बीच में अर्थशास्त्र का बंटवारा रैगनार फ्रिस्ट ने किया था। कब किया था? 1933 में किया था। लेकिन समष्टि और व्यष्टि के रूप में अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन 1936 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, अगर आप एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मान सकते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक केन्स को माना जा सकता है। ठीक है, तो केन्स की जो किताब है द जनरल थ्योरी, ये समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। ये किताब समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा इस किताब का। ठीक है, इस किताब में केन्स ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत दिए। देखिए बड़ा इजी चीज है। ठीक है, बहुत टफ चीज नहीं है। इसको हम लोग अपने लाइफ से जोड़ करके देखेंगे ना, इकोनॉमिक्स को अगर अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके देखिए, सिर्फ सिद्धांतों को रटिए नहीं, तो रियल में लगेगा कि बड़ा इजी चीज है। और इससे देखिए हमारी हमेशा नजर होती है कि ऑब्जेक्टिव न छूटने पाए। समझे? सिर्फ एकेडमिक दृष्टिकोण से जो लोग हमको देखते हैं, जिनको सिर्फ किसी परीक्षा पास करना है, ग्रेजुएशन का परीक्षा पास करना है, सिर्फ वैसे बच्चे ही लाभ न लें, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग बहुत डिटेल देखेंगे। ठीक है, एकदम अंदर घुस करके जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए केन्स के बारे में हम लोग ये चर्चा कर लिए। 36 में उनकी किताब पब्लिश हुआ था द जनरल थ्योरी। और केन्स ब्याज के संदर्भ में ये बोले कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है। ब्याज के संदर्भ में केन्स ने कहा कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है। ठीक है, ब्याज का डिफिनेशन दिया केन्स महोदय ने कि ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। ठीक है, ब्याज का डिफिनेशन दिया कि ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। ब्याज मिलने के हम लोग अभी बहुत सारे कारणों पर चर्चा किए कि कुल ब्याज क्यों मिल रहा था। हम लोग देखे प्रबंध की लागत के कारण मिल रहा था, जोखिम उठाने के कारण मिल रहा था, पूंजी के सीमांत उत्पादकता के कारण मिल रहा था। लेकिन केन्स इन बातों को नजरअंदाज कर गए। तरलता मतलब बोले, हम देखते हैं, चर्चा करेंगे। केन्स ने सिर्फ ब्याज के संदर्भ में कहा कि ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। तरलता का मतलब होता है नगद रखना, कैश रखना, लिक्विड फॉर्म में पैसा को रखना, कैश रखना। क्लियर? जैसे ऐसे समझिए, केन्स समझाते हैं कि मान लीजिए विशाल के पास 5 लाख रुपया था और ये 5 लाख रुपया हमको उधार दे दिया। विशाल के फैमिली में कोई बड़ी घटना घट गया, इसके साथ कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गया, इसके घर में कोई बीमार पड़ गया या कोई भी आर्थिक तंगी आ गया। जब ये हमको पैसा दे चुका है 5 साल के लिए, हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि 5 साल के पहले हम इसको पैसा नहीं लौटाएंगे, इसके साथ जो भी मुसीबत आएगा हम 5 साल इसका पैसा लौटाने वाले नहीं है। तो 5 साल अपना पैसा ये हमको दिया था, इसके वजह से इसको जो कष्ट हुआ, इसको जो त्याग करना पड़ा, उसी त्याग की कीमत ब्याज है।
जी। क्लियर है? ये 5 साल जो त्याग किया, जो कष्ट सहा, उस कष्ट सहने का कीमत ब्याज है, ये केन्स ने कहा था। ठीक है, तो केन्स ब्याज के संदर्भ में क्या बोले कि ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। जी सर। ब्याज के संदर्भ में कहा कि ये मौद्रिक घटना है। ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है, सिर्फ मौद्रिक कारकों के कारण ब्याज की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? सिर्फ मौद्रिक कारकों के कारण ब्याज उत्पन्न होता है, ये केन्स ने कहा। अब देखिए, बहुत संक्षेप में हम लोग देखेंगे, बहुत उसको उलझाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। केन्स से जब लोगों ने ये जानना चाहा कि ठीक है, आप ब्याज का डिफिनेशन तो दे दिए, तो आप ये बताइए कि ब्याज का निर्धारण, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, उसका निर्धारण कैसे होगा। तो केन्स सटीक तरीके से एक लाइन में बोले, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, केन्स ने कहा कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा ब्याज का निर्धारण होगा, ये केन्स महोदय कहते हैं। क्लियर है? ब्याज का निर्धारण कैसे होगा? तो मुद्रा की मांग से होगा और मुद्रा की पूर्ति से होगा। मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों जहां मिलेंगे, ठीक है, जहां दोनों बराबर होंगे, ब्याज का निर्धारण वहीं होगा। लेकिन केन्स अब इस बात को थोड़ा डिटेल से समझाते हैं अपनी किताब में द जनरल थ्योरी में। ठीक है, इसको डिटेल से समझाए। मुद्रा की मांग क्या है? तो मुद्रा की मांग का वो 3 उद्देश्य बताए। क्लियर? हम लोग अभी तक ये देखिए, ब्याज के बारे में केन्स ने कहा कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक है। ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। क्लियर? तरलता को त्यागने के कारण जो कष्ट हो रहा है, जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, इसके कारण ब्याज मिलता है। ठीक है, किस क्लास में? ग्रेजुएशन का कौन सर? रुपेश। अच्छा, ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो हम लोग अभी जो चर्चा किए कि ब्याज के संदर्भ में केन्स तरलता के त्याग का पुरस्कार बताए। ठीक है, और ब्याज का निर्धारण कैसे होगा? तो केन्स बताए कि जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होगा, ब्याज का निर्धारण उसी संतुलन बिंदु पर होगा। क्लियर? अब देखिए, मुद्रा की मांग के संदर्भ में केन्स ने क्या कहा कि मुद्रा की जो मांग है वो 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हम लोग जो मुद्रा की मांग करते हैं उसका 3 उद्देश्य होता है। कौन कौन सा उद्देश्य? तो पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। 3 उद्देश्य केन्स ने बताया। बोलिए कौन कौन सा उद्देश्य? लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। थोड़ा इसको लिख लेते हैं। 3 उद्देश्य केन्स ने बताया। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा बोलिए सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा कौन सा उद्देश्य था? सट्टा उद्देश्य। अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है भरमार पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको देखना है। लेन देन उद्देश्य को हम लोग विनिमय उद्देश्य भी कहते हैं। जी। ठीक है, लेन देन के संदर्भ में केन्स ने समझाया कि कोई भी आदमी को हर दिन पैसा नहीं मिलता है। हर दिन पैसा आपके पास नहीं आएगा, और हर दिन बराबर पैसा ये भी जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आज हमारे पास 2000 रुपया आया तो कल 150 रुपया भी आ सकता है, परसों नहीं भी आ सकता है। तो केन्स ने कहा कि उपभोक्ताओं के पास प्रतिदिन पैसा नहीं आता है, लेकिन दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन व्यय करना पड़ता है। जी सर। क्लियर? केन्स ने समझाया कि हम लोगों को रोज रोज आय नहीं मिलेगा, रोज रोज पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च रोज करना। क्लियर? यही कारण है कि लोग लेन देन करने के लिए, विनिमय करने के लिए अपने पास नगद मुद्रा की मांग करते हैं। जी सर। क्लियर? आज रुपये जी शायद छुट्टी रखे हुए हैं। एक बार बात कर लो, ठीक है? तो चलिए, हम लोग लेन देन उद्देश्य की बात किए। केन्स ने क्या समझाया? नगद मुद्रा की मांग का 3 उद्देश्य केन्स बताए। जी सर। लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य।
क्लियर? जी। सबसे पहले रैगनार्ड फ्रिश इकोनॉमिक्स को 2 वर्गों में बांटा कब? 1933 में। 1933 में। केन्स की किताब कब पब्लिश हुआ? 1936 में। शुद्ध ब्याज ज्यादा रहेगा कि कुल ब्याज? कुल ब्याज। शुद्ध ब्याज किसका हिस्सा है? कुल ब्याज का। शुद्ध ब्याज क्या है? सिर्फ पूंजी के प्रयोग के बदले में जो ब्याज मिला वो कहलाया शुद्ध ब्याज। क्लियर? सिर्फ पूंजी के प्रयोग के बदले में जो ब्याज मिलता है वो कहलाता है शुद्ध ब्याज। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा किए तरलता पसंदगी का सिद्धांत कौन दिए? केन्स दिए। केन्स का डिफिनेशन क्या था कि ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। क्लियर? मुद्रा ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है? मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। क्लियर? फिर हम लोग देखें मुद्रा की मांग का 3 उद्देश्य बताया। अभी तक जितना भी बात बोले सब दिमाग में सेट है कि नहीं? यस सर। 3 उद्देश्य क्या था? लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य में क्या बताया कि रोज रोज पैसा नहीं आएगा, आज कम मिलेगा तो कल ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन व्यय हर दिन होगा, हर दिन खर्च करना पड़ेगा दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए। तो यही कारण है कि लोग अपने पास नगद मुद्रा की मांग करते हैं। अब केन्स के सामने लोगों ने एक सवाल रखा, अच्छा बताइए लेन देन करने के लिए हम कितना नगद रखेंगे अपने पास? नहीं, लेन देन हमको करना है उसके लिए हम कितना नगद रखेंगे? तो केन्स का समाधान बताए कि यह मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन बात? हमारा इनकम कितना है। हमारा इनकम ज्यादा है तो हम नगद ज्यादा रखेंगे, अगर इनकम कम है तो नगद कम रखेंगे। और दूसरा बात केन्स ने कहा कि ये निर्भर करेगा कि आय कितने दिनों पर आपको मिलता है। तो जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी हैं, तो बताइए आज दुकान खुलेगा तुरंत कुछ नगद आ जाएगा कि नहीं? हम नौकरी करते हैं, हमको महीना का 15 तारीख का इंतजार करना पड़ता है, महीना का 15 तारीख पर तब वेतन आता है। हम लोग तो अगला महीना 15 तारीख से बहुत सारा है ऐसा नौकरी जहाँ 6 महीना में भी वेतन मिलता है। 6 महीना में नहीं, तब बताइए कि जिस आदमी को 6 महीना में पैसा मिलेगा वो आदमी अपने पास नगद ज्यादा रखेगा, क्योंकि पता है कि वो 6 महीना बाद मिलने वाला है, तो अपने पास नगद ज्यादा रखेगा। लेकिन अंकुर का अपना दुकान है, इसको रोज 200, 500, 700 आएगा, तो सोचेगा नहीं भी रखेंगे तो मेरा काम रोज का चल जाएगा। नहीं, मतलब अगर आय रोज रोज आपको हो रहा है तो आप अपने पास नगद कम रखिएगा, आय लंबे समय के बाद होगा ज्यादा रखिएगा। क्लियर? तो केन्स बड़ा सरलता से समझा दिए कि लेन देन करने के लिए हम कितना नगद की मांग करेंगे ये हमारे इनकम पर निर्भर करेगा, और आय कितना दिन में हमको मिलेगा इस पर निर्भर करेगा। क्लियर? अब दूसरा जो है लेन देन उद्देश्य समझ में आ गया। दूसरा सतर्कता उद्देश्य की बात केन्स ने कहा। सतर्कता उद्देश्य क्या है? जीवन में बहुत सारी घटनाएं आकस्मिक होती है, अचानक घटित होने वाली बहुत सारी घटनाएं, और उन अचानक घटने वाली घटनाओं से हम सुरक्षा चाहते हैं, जैसे रोग, बीमारी, नहीं आर्थिक तंगी, मतलब बहुत सारा ऐसा घटना है जो आकस्मिक हो सकता है। तो बताइए कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी है और उस बेचारे की आवाज चली जाए, बड़ा मुश्किल स्थिति नहीं। अब मान लीजिए कोई राज मिस्त्री है उसका हाथ कट जाए, नहीं मुश्किल है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए एक सिंगर का हाथ कट जाए, कोई फर्क पड़ेगा? गला ठीक होना चाहिए। तो इन आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए लोग अपने पास नगद मुद्रा की मांग करते हैं। क्लियर? कितना नगद की मांग करेंगे? तो केन्स यहाँ भी वही जवाब दिए कि निर्भर करेगा कि उसका इनकम कितना है, ठीक है, और कितना दिन में उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए इसी बात को हम लोग कह सकते हैं L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। क्लियर? यहाँ केन्स ने समझाया L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। यहाँ L1 का मतलब है लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। क्लियर? यहाँ L1 क्या था? तो लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। क्लियर? यहाँ F फंक्शन है, Y इनकम।
मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए और सतर्कता उद्देश्य के लिए हम कितना नगद रखना चाहेंगे, ये हमारे इनकम पर निर्भर करेगा। जी सर। क्लियर है? तो L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y का मतलब समझ में आ जी गया। सर। y क्या है? कितना इनकम है, F फंक्शन है, और L1 क्या है? लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब जो है केन्स ने ये कहा कि मुद्रा की मांग के जो 3 उद्देश्य हैं, कौन कौन उद्देश्य? लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। उसमें केन्स ने कहा कि ये 2 उद्देश्य बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। अच्छा। क्लियर? केन्स कहते हैं कि इन 2 उद्देश्यों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। तो किसका ज्यादा महत्व है? सट्टा उद्देश्य का महत्व ज्यादा है। क्लियर? तो अब यहाँ हम लोगों को बुझना होगा कि आखिर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का क्या मतलब है। सट्टा उद्देश्य के लिए केन्स ने कहा L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। क्लियर? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। जी सर। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग के बारे में कहा L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। यहाँ L2 का मतलब है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। क्लियर? यहाँ F फंक्शन है और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R है ब्याज की दर। गीता जी समझ में आ रहा है? जी। R क्या है? R है ब्याज की दर। L2 क्या है? सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। क्लियर? F क्या है? फंक्शन है। क्लियर? अब देखिए केन्स ने समझाया कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में इनवर्स रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। इसको ऐसे समझिए, जब ब्याज की दर बहुत ज्यादा रहेगा, बैंक ये कहे कि आज पैसा लाओ और शाम में डबल ले जाओ, हो सकता है कि नहीं? आज पैसा लाओ, मान लो विशाल तुमको हम कहे कि आज पैसा दो और कल तुमको दुगना हम दे देंगे, तुम एकदम जितना बक्सा उक्सा में है, मम्मी के पर्स में सब पैसा ला करके हमको दे दोगे कि नहीं? नहीं, माने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, लोग अपने पास नगद कम रखना चाहेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए हम विशाल को बोले कि आज हमको 50,000 रुपया दो और हमसे 50 साल बाद 50,005 रुपया लो। नहीं, तो नहीं देना चाहेगा, ये सोचेगा कि हमारा पैसा हमारे पास नगद रहे वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं, अपना पैसा देख देख के आनंद लेगा, ये उधार लगाना नहीं चाहेगा। अब देखिए इसी बात को केन्स ने कहा कि यही तरलता जाल है। ठीक है, तरलता जाल का जो कॉन्सेप्ट आया वो ये था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो जाएगा, जब ब्याज की दर न्यूनतम हो जाएगा, तो लोग अपना पैसा अपने पास रखना चाहेंगे, कोई बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगा, कोई ऋण पत्र खरीदना नहीं चाहेगा, कोई फिक्स डिपॉजिट करना नहीं चाहेगा। अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस जाएगी, सब लोग अपना पैसा अपने पास नगद रखना चाहेंगे, इसको हम लोग तरलता जाल कहें। क्लियर? अब यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनता है सुनिए, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता है? तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। जी सर। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में कैसा संबंध होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। कैसे ऋणात्मक संबंध है ये समझ में आ गया बात? कि ब्याज की दर बहुत ज्यादा तो अपने पास कम नगद रखना चाहेंगे, ब्याज की दर कम तो अपने पास ज्यादा रखना चाहेंगे, ब्याज की दर बहुत कम सारा पैसा अपने पास रखना चाहेंगे, फिक्स डिपॉजिट करना नहीं चाहेंगे, ऋण पत्र खरीदना नहीं चाहेंगे। इसी को केन्स ने आर्थिक भाषा में तरलता जाल कहा था। क्लियर? तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। अब थोड़ा सा एक सिंपल डायग्राम हम लोग देखते हैं और यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं। समझ में आ रहा है जी? सर। जी सर। बिल्कुल। यस सर। मैंने कहीं टफ लगता है यार, बोलो इतना डिले कर रहा है। मैंने कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इकोनॉमिक्स बोरिंग विषय है, हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं सर। बहुत मजेदार पेपर है यार। और एक बात जानो कि
कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब तुम लोग बाद में करोगे और कहीं इच्छा हो गई कि जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, तब समझ में आएगा कि तुम लोग गलती से ही सही एक अच्छा विषय का चुनाव किया था। ठीक है, बहुत शानदार विषय है, तुमको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम देखिए, चलो अब इधर देखो, गप नहीं करो। ठीक है, इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है? एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग है जी अमरेश सर। हाँ सर। एक्स एक्सिस में नगद मुद्रा की मांग है, वाई एक्सिस में ब्याज की दर। ठीक, एक्स एक्सिस में बोलिए नगद मुद्रा की मांग है, वाई एक्सिस में बोलिए ब्याज की दर। यहाँ देखिए, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम है। जी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम है तो नगद मुद्रा की मांग 0 है। उदाहरण लिए थे, हम बोले आपको कि आज पैसा दीजिए, शाम को डबल ले लीजिए। जी तो आप क्या कीजिएगा? अपने पास 1 रुपया भी नगद नहीं रखेंगे, सारा पैसा आपको उधार में दीजिएगा नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैक्सिमम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैक्सिमम रहेगा तो नगद मुद्रा की मांग 0 रहेगा। चेयर दो जी सर। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा कि जब ब्याज की दर घट रहा है, ठीक है, जब ब्याज की दर घट रहा है तो मुद्रा की मांग बढ़ रहा है, नगद मुद्रा की मांग भी बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग है, वाई एक्सिस में ब्याज की दर है। ब्याज की दर और घट गया तो नगद मुद्रा की मांग और बढ़ गई। क्लियर? लेकिन सोचिए, ब्याज की दर घटते घटते बहुत मिनिमम हो गया। सर ब्याज की दर वहाँ पे कम हो रहा है, मैक्सिमम अच्छा ठीक, यहाँ देखिए, ब्याज की दर घट के मिनिमम हो गया। अभी उदाहरण लिए थे, हम बोले कि 1 लाख रुपया लेके आओ और 50 साल के बाद 1 लाख 2 रुपया लो। नहीं, तो कोई भी आदमी हमको उधार देने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना पैसा कहाँ रखना चाहेगा? अपने पास कैश रखना चाहेगा, नगद रखना चाहेगा। इसको हम लोग कहते हैं तरलता जाल। यहाँ देखिए, यहाँ से वो सिचुएशन उत्पन्न हो गया। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम था, तो यहाँ मुद्रा का जो मांग है वो क्षैतिज, मुद्रा का मांग वो क्षैतिज है। ठीक है, ये हम लोग जो बनाए एलपी कर्व, लिक्विड प्रेफरेंस कर्व। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से तरलता जाल उत्पन्न हुआ। तरलता जाल है, मतलब सारा पैसा कहाँ रखना चाह रहे हैं लोग? अपने पास, खुद के अपने पास रखना चाह रहे हैं, किसी को उधार देना नहीं चाह रहे हैं। नगद मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाता है। देखिएगा सर, रुपए सब आ गए हैं। ठीक है, यहाँ समझिए बात, यहाँ ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। 1 मिनट इधर उधर देखिएगा तो पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पूरे टॉपिक से अगर क्वेश्चन वो पूछेगा, देखिए वो पूछेगा। एक क्वेश्चन पकड़ने के लिए इतना हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, समझे? और एक अगर एक बात में अगर आपका छूट गया, देखिए सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम में अंतर यही है कि अगर एकेडमिक का एग्जाम में अगर आप 10 लाइन छोड़ दिए तब भी आप 60% पा सकते हैं। लेकिन यहाँ 1 लाइन छोड़ दिए तो पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, समझे? इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना और यहाँ सफल होना और एकेडमिक एग्जाम में टॉप करना 2 अलग बातें हैं सर। ठीक है, हम देखे हैं सर बहुत सारे टॉपर को, समझे, जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, रट उठ के टॉप कर गए, आज उनकी स्थिति क्या है हम देख रहे हैं। जी सर। तो इसलिए तथ्यों को समझिए और तथ्यों को 100% समझिए, समझे? 100% एकदम आपको समझना होगा यहाँ। तो चलिए हम यहाँ बात किए कि जब तरलता जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो मुद्रा का जो मांग वक्र है वह पूर्णतः लोचदार हो जाता है। लोचदार मतलब क्षैतिज हो जाता है, एक अक्ष के समानांतर हो जाता है। मुद्रा की मांग वक्र इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाता है।
बोलिए बहुत सारा बात आया कि नहीं? जी जी हम लोग देखें कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम तो लोग सारा पैसा अपने पास रखेंगे, बॉन्ड लेना नहीं चाहेंगे, ऋण पत्र खरीदना नहीं चाहेंगे, फिक्स डिपॉजिट करना नहीं चाहेंगे, सारा पैसा अपने पास रखना चाहेंगे। मुद्रा का मांग वक्र क्या हो जाएगा? क्षैतिज हो जाएगा, पूर्णतः लोचदार हो जाएगा, बेलोचदार नहीं होगा। लोचदार, पूर्णतः लोचदार, एक अक्ष के समानांतर। आप देखिए ये एक अक्ष के समानांतर है ना। जी जी, सर जी। पूर्णतः लोचदार। ये चीज पहले नहीं समझते। ठीक है, अब हम आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। जी सर यूपी में ये बहुत शानदार किताब है सर, जी सर हमारा रिजल्ट होने में इस किताब की एक बड़ी भूमिका है, समझे? ये किताब यूपी में अलग अलग टाइम में जो टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम हुआ है, हर टॉपिक वाइज दे दिया है सारा क्वेश्चन। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, जी सर ध्यान से सुनिएगा, जो तरलता जाल से संबंधित है या अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसी से संबंधित है। क्वेश्चन है तरलता पसंदगी वक्र, ध्यान से सुनिएगा, तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार हो जाता है। जी सर इसे केन्स ने कहा, अब ऑप्शन दिया, मौद्रिक जाल कहा, मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति कहा, अनिश्चितता की दशा कहा, या तरलता जाल कहा। समझ रहे हैं? तो ये पीजीटी एग्जाम में 2002 में पूछा था। जी सर क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन है तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार हो जाता है। इसे केन्स ने कहा, क्या कहा? तरलता जाल। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। जी सर। दूसरा क्वेश्चन पीजीटी यूपी में ही 2009 में पूछा गया। क्वेश्चन है तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र होता है, मुद्रा का मांग वक्र होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा का मांग वक्र होता है, सापेक्षतः लोचदार होता है, सापेक्षतः बेलोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, आयताकार अति परिवलय होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। क्या होता है? बोलिए, एकदम ऑब्जेक्टिव हम लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? और क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे जो इसी टॉपिक से है, और ये टीजीटी 2013 में पूछा है। यूपी में टीजीटी 2013 में ये पूछा गया। क्वेश्चन सुनिएगा, केन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार, अब ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन सुनिए, मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी तब ब्याज की दर घटेगी। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा गीता दी। क्वेश्चन फिर से, केन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी तब ब्याज की दर घटेगी। दूसरा ऑप्शन है, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी तब ब्याज दर बढ़ेगी। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग घटेगी तो ब्याज की दर बढ़ेगी। तीसरा है, मुद्रा की दूरदर्शिता मांग, दूरदर्शिता मतलब सतर्कता उद्देश्य, मुद्रा की दूरदर्शिता मांग बढ़ेगी तब ब्याज की दर घटेगी। और चौथा है, बॉन्ड की कीमत तथा ब्याज के दर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? सेकंड होगा, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी तो ब्याज की दर बढ़ेगी। क्लियर? तो किस तरह का इससे ऑब्जेक्टिव रहा है ये आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ें। इसका बनाया हुआ ऐसा बनाया हुआ है, ये बाद में बनाइएगा सर। ठीक है, अब देखिए ये काम करने जा रहे हैं सर, जी सर कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हाँ आप लोग बड़ा शॉर्टकट भाग रहे हैं। जी क्या करते हैं, हम मेहनत किए, हम पढ़ाने के लिए नोट्स बनाते जी। हैं, आप लोग उसको क्लिक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बस आप समझ लीजिए कि अब तो उससे उतार लेंगे, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना नोट्स किसी को छूने नहीं देंगे। मेरा नोट्स मेरा है, समझे? आपको वीडियो सुनना है, ठीक है? और एक बार क्लास में आप सुने, एक बार 30 मिनट आप वीडियो सुनने में टाइम लगाए और वहाँ लिखे। दिमाग में ज्यादा बैठेगा कि नहीं सर? जी सर, यस सर। समझे? इसलिए नोट्स हम किसी को अपना किसी को क्लिक करने आज से नहीं देंगे।
ठीक है, ये ठीक। ऐसा करो। तो इसलिए चलिए। इसको जरा बना लेते हैं सर, 2 मिनट 1 सेकंड। नहीं नहीं सर, वो बाद में। ये समझ में आ गया बात। जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा हम लोग देख लिए। जी। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में कैसा संबंध? ठीक। हम लोग एक चीज देखे कि केन्स मुद्रा के मांग का 3 उद्देश्य बताए थे, जी सर। जिसमें सबसे ज्यादा महत्व किस उद्देश्य को दिए? सट्टा उद्देश्य को दिए। जी। ठीक है, तो मुद्रा का मांग वक्र केन्स ने ऐसा बनाया। क्या जी। बना सकते हैं कि नहीं? हाँ। लिक्विड प्रेफरेंस कर। जी सर। ठीक है, तो केन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है? तो जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों क्या होता है? दोनों बराबर होता है। एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग, वाई एक्सिस में ब्याज की दर। क्लियर? अब मुद्रा की पूर्ति के बारे में सुनिए। मुद्रा के पूर्ति के बारे में केन्स के विचार क्या थे? ठीक है, ये सारा नोट्स आप लोग बनाइएगा और ग्रुप में डालिएगा सब। ठीक है, जो टीजीटी वाला जो ग्रुप है हम लोगों का, टीजीटी पीजीटी वाला, उसमें डालिएगा। और तुम लोग क्या करोगे कि इसको बनाओगे और जो तुम लोगों का एक ग्रुप बनाए हैं फाउंडेशन बैच, उसमें तुम लोग डालोगे। ठीक है, अब चलिए मुद्रा के पूर्ति। मुद्रा की, ध्यान से देखो इधर से, मुद्रा की पूर्ति के संबंध में केन्स के विचार क्या थे? मुद्रा के पूर्ति के, अरे मोबाइल रखो यार। मुद्रा के पूर्ति के संदर्भ में केन्स ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति का निर्धारक उस देश का मौद्रिक अधिकारी होता है। और मौद्रिक अधिकारी कौन? तो मौद्रिक अधिकारी हर देश का केंद्रीय बैंक होता है। जी सर। क्लियर है? केन्स ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति कितना होगा ये ब्याज के दर से प्रभावित नहीं होगा। मुद्रा की पूर्ति कितना होगा इसका निर्धारण उस देश का केंद्रीय बैंक करेगा। जी सर। किसी निश्चित समय में किसी देश में मुद्रा की पूर्ति कितना होना चाहिए इसका निर्णय उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। इसलिए केन्स ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति वक्र इस तरह का होगा। देखिए डायग्राम। जी। क्लियर? केन्स ने कहा कि किसी निश्चित समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का पूर्ति स्थिर रहता है। बेलोच हो जाएगा। क्लियर? किसी निश्चित समय में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहता है। और मुद्रा की पूर्ति का निर्धारक कौन है? उस देश का मौद्रिक अधिकारी है, उस देश का केंद्रीय बैंक। क्लियर? मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में केन्स ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति किसी निश्चित समय में स्थिर रहेगा। ठीक है? जी सर। और मुद्रा की पूर्ति का निर्धारक कौन है? तो केंद्रीय बैंक है। एक्स एक्सिस में मुद्रा की पूर्ति है, वाई एक्सिस में ब्याज की दर है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्याज की दर बढ़ रहा है, ब्याज की दर घट रहा है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुद्रा की पूर्ति का निर्धारक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक की अपनी एक मौद्रिक नीति होती है। और हम लोग जानते हैं कि मौद्रिक नीति की समीक्षा भारत में अब 2 महीने पर होने लगा। जब से उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बने, उर्जित पटेल के पहले मौद्रिक नीति की समीक्षा 3 महीने में होती थी, लेकिन उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने में शुरू किया। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में केन्स क्या कहे कि मुद्रा की पूर्ति किसी निश्चित समय में स्थिर रहे, ये ब्याज के दर से प्रभावित नहीं होगा। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। हम लोगों का प्रश्न था कि ब्याज के दर का निर्धारण कैसे होता है। जी। ठीक है, केन्स ने कहा था कि जहां मुद्रा की मांग दोनों बराबर होगा, उसी संतुलन बिंदु पर मुद्रा ब्याज के दर का निर्धारण होगा। अब देखिए डायग्राम, बड़ा सिंपल डायग्राम है। एक्स एक्सिस में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति, एक्स एक्सिस में बोलिए मुद्रा की मांग तथा पूर्ति, वाई एक्सिस में ब्याज की दर, वाई एक्सिस में ब्याज की दर। हम लोग मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में देखे सर अभी। जी सर। ये मुद्रा का पूर्ति वक्र बना लिए, एस एस स्थिर होता है। हाँ। ठीक है, मुद्रा का पूर्ति वक्र बना लिए। लिक्विड प्रेफरेंस कर्व बनाइए, जी। एलपी। जी। ठीक है, यहाँ बताइए दोनों क्या है? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर है। ये संतुलन बिंदु है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट
क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब सोचिए यहाँ मुद्रा का ब्याज का दर कैसे निर्धारित हुआ ये हम लोग समझ गए। जी। बहुत सिंपल बात था कि नहीं? बिल्कुल। देखिए सर, रियल में अगर कोई अनुभवी शिक्षक के पास आप रहेंगे तो आपका समय का बचत कर देगा। जी बिल्कुल। इतना ही बात अगर आपको खुद से समझना होता तो ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ पाते, जी मुश्किल है लेकिन इतना समझने के लिए आपको ज्यादा समय लगता। ज़्यादा समय। ठीक है, हम उसको मात्र 30 से 40 मिनट में समेट दिए। जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए मुद्रा ब्याज का दर का निर्धारण हम लोग देख लिए। केन्स बताए कि मान लीजिए ऐसा होता है कि मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक बढ़ा देता है। आ सकता है कि नहीं? बढ़ा सकता है। अगर मुद्रा की पूर्ति, एक फिर से डायग्राम देखिए। जी सर। ठीक है, जी मुद्रा का ये मांग वक्र हो गया, जी सर। ये पूर्ति है, यहाँ ब्याज का दर निर्धारित हो रहा है, जी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर हो गया। जी ठीक है, अब बताइए अगर मुद्रा का पूर्ति केंद्रीय बैंक बढ़ा दिया तो मुद्रा का पूर्ति बढ़ेगा तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। घट गया। जी सर। घटा कि नहीं? घट गया। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा? रेट ऑफ Rate of interest घटेगा। इसका उल्टा बताइए, घट गया तो- जब मुद्रा की पूर्ति घटेगा तो मुद्रा की पूर्ति घटा कि नहीं? जी सर। घट गया। यहाँ S1 कर दीजिए, जी सर। यहाँ S0 कर दीजिए। मुद्रा की पूर्ति जब घट गया तो ब्याज दर बढ़ गया। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। एक नया जगह में संतुलन हो रहा है। जी समझे? सिंपल था कि नहीं? जी बिल्कुल। ये डायग्राम पहले आपको टफ लगता हो जी जी लेकिन था बहुत इजी कि नहीं? सर जी सर। समझ में आया बात? तो हम लोग आज समाप्त कर दिए तरलता पसंदगी का सिद्धांत। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग इसकी आलोचना देख लीजिए। जी सर। ठीक है, डायग्राम में क्या था? डायग्राम में हम लोग देखें कि यहाँ यहाँ पे स्थिर ये ठीक हो है, गया सर। हाँ, दोनों जब बराबर सरकार है। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दी, जी। सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दी तो हम लोग देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? घट गया। घट गया। ठीक नया है? इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जा रहा है। कम ठीक है। इंटरेस्ट। अब फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। बंद करो के साथ।